नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं जितनी सारी चर्चा करूँगा, वो सारे के सारे चर्चे आपके ही डिमांड के ऊपर है। आपने जिस कंपनी के ऊपर डिमांड किया, उसी के बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि सारे कंपनीज़ के ऊपर कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ बैड न्यूज़ भी है। उसके साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत शानदार तरीके से बन रहा है। जो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। एज़ अ लर्निंग पर्पज़ में आप ज़रूर सीखिए। उसको सीख कर आप खुद बैक टेस्टिंग करिए, उसके ऊपर स्टडी करिए। अगर उसके बाद आपको लगे कि हाँ, उसको उस तरीके से चार्ट पैटर्न में काम करना चाहिए, तो आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से ज़रूर करिए। तो मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पज़ में होता है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। देखिए मारुति ने जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया और जिस तरीके से इस बार सेल्स को दिखाया वो अलग लेवल का है। जैसे देखिए 29,900 करोड़ का सेल्स था पिछले सितंबर में और इस बार कितना हुआ 37,000 करोड़। तो जब कंपनी का लास्ट कुछ मतलब मंथ का जब मतलब मंथ का सेल्स का डेटा आया था, मैं हर सेल्स का डेटा आपके साथ शेयर किया हूँ और सेल्स का डेटा देखने के बाद एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है और उस हिसाब से एक्सपेंस का भी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है और सेल्स ग्रोथ और एक्सपेंस का भी ग्रोथ हुआ और उस दोनों तरीके से देखा है तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इस बार कई गुना बढ़ चुके हैं। 2,700 करोड़ से फाइनली था 3,300 करोड़ और इस बार बढ़ चुके 4,500 करोड़ से भी ज्यादा 4,790 करोड़ के आसपास। तो 9% का जो ओपीएम था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो बढ़ के हो चुके कितना 13% के आसपास। तो यहाँ पे हाई ग्रोथ देखने को मिला और उसी के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देखेंगे तो कंपनी 2,100 करोड़ से बढ़ के हो चुके 3,700 करोड़। तो यहाँ पे भी हाई ग्रोथ देखने को मिला और इसी के चलते है स्टॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट क्या है? कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा टारगेट रखा। देखिए मारुति सुजुकी शेयर्स प्राइस टारगेट 14,500। एनालिटिस्ट जो जितने सारे एनालिसिस्ट हैं उन्होंने खुद कहा कि इस तरीके से टारगेट को वो इजीली अचीव कर पाएंगे। देखिए कौन सा कंपनी अचीव किसने टारगेट दिया कितना तक दिया वो कभी भी देखना नहीं है। हमेशा आपको ये देखना है कि जितना टारगेट दिया कि एक्चुअली सही में उस तरीके से टारगेट को जा सकते हैं। देखिए अगर आप मेरे ओपिनियन पूछेंगे तो मैं जरूर कहूंगा ऑब्वियसली सिर्फ 14,000 नहीं, मुझे तो इस कंपनी के ऊपर 20,000 तक टारगेट देखने को मिलने का चांसेस है क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को तो अलग लेवल का ग्रोथ हो रहा है। आप सभी जानते हैं 2025 तक 2025 में कंपनी का ईवीज जो है ईवीज गाड़ियां मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। देखिए लोग मारुति के ऊपर एक ट्रस्ट करते हैं तो मार्केट में अगर 10 गाड़ी आपको दिखेगा उनमें से 6 से 7 गाड़ी आपको मारुति का ही दिख जाएगा। तो इतने लोग ट्रस्ट करते हैं तो इसीलिए मारुति के ऊपर लोग इंतजार कर रहा है कि कब मारुति ईवी मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो जब ईवी लॉन्च होगा तो मारुति के ऊपर और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है कंपनी के? देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। यही मुझे सबसे बेस्ट लगा इस कंपनी के ऊपर। और फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूं फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा कंपनी के ऊपर। कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी बिजनेस के ऊपर कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। अब एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा, हर किसी के पास। तो एक भी आपको ऐसे नहीं कि कंपनी ने खुद को स्टेक को बेचा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो डिलीवरी में थोड़ा सा वीकनेस है, थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग किया गया है। डिलीवरी उतना नहीं उठा मगर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो डिलीवरी के डेटा के बारे में बात करूं तो एवरेजली डिलीवरी देखने को मिला 40 से 50% के अंदर अंदर। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ था और वो भी देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न्स। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स जब ब्रेकआउट होता है तो इसके लिए आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बने तो उसको ब्रेकआउट होने के बाद फाइनली उसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो गया और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो जब कंफर्मेशन होगा तो आपको करना क्या है? आपको ये जो रेंज है जो कप का रेंज है उस रेंज को मार्किंग कर लेना है। वही रेंज आपको ऊपर साइड में टारगेट को मार्किंग करना है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे एंट्री बना था तो टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं? टारगेट बन सकता है 11,460 रुपीज के आसपास।
तो अभी फिलहाल के लिए देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी अपट्रेंड में है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, तो इसलिए थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है। अगर मार्केट बुल रन में होता तो कब का कंपनी टारगेट दे चुका होता। तो देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप कल जाके डायरेक्टली इस लेवल में बाय मत कर लेना। तो आपको इस चीज़ों को सीखना पड़ेगा। सीख कर आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद का ग्रोथ को मेंटेन करेंगे तो आपको ज़रूर इस तरीके से सिनेरियो दिखेगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना पाएँगे। क्योंकि मैं इस फील्ड में मतलब बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन के हिसाब से देखा है तो मैं इसी तरीके से ट्रेड को लेकर ही काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है आपको भी इसी तरीके से ट्रेड को फ़ॉलो अप करना चाहिए। तो फ़ॉलो मतलब आपको सीखना चाहिए, उस ट्रेड को फ़ॉलो करके आपको देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो आपकी क्या राय है मारुति के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो के ऊपर हर किसी का फ़ोकस है, हर किसी का नज़र है, क्योंकि ज़ोमैटो ने पिछली बार फर्स्ट टाइम 2 करोड़ का प्रॉफ़िट किया था। अभी हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि इस बार अगर प्रॉफ़िटेबिलिटी बिज़नेस दिखा दे, तो इस कंपनी के ऊपर बड़ा-सा क्वांटिटी ऐड कर लूँगा। ये मेरे कुछ दोस्त भी हैं, जो कुछ इस तरीके से बातचीत कर रहा था, मुझे ये भी बोल रहा था कि क्या ज़ोमैटो के ऊपर अभी बाय करना चाहिए? देखिए मैं उसको मेरे दोस्त है, तो इसलिए वो मुझे जानना चाहा कि फिलहाल के लिए एंट्री करना चाहिए, तो मैं ज़रूर उसको यही बात कहा हूँ कि देखिए एक बार कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, इसको देखकर खुश मत हो जाना। कभी-कभी बड़ी कंपनी भी इसी तरीके से आपको सिनेरियो दिखाता है कि जो कंपनी अच्छा कंपनी है फिर भी वो कंटिन्यूअसली लॉस करते जा रहा है और एक बार आपको प्रॉफिट दिखा दिया तो आपको सोचने को मतलब आप सोच रहे हैं कि कंपनी आपको इस बार प्रॉफिट दिया कंटिन्यूअसली प्रॉफिट देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के बिजनेस को सिचुएशन को समझना पड़ेगा। तो फिलहाल के मुझे लगता है कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे फिर से पिछली बार जो प्रॉफिट हुआ था उससे ज़्यादा होना चाहिए और उससे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। तभी एक पॉजिटिवली मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर थिंकिंग रखूँगा। हाँ, आप कहेंगे सर क्या आपके पास ज़ोमैटो का शेयर नहीं है? हाँ, मैं छोटे-मोटे क्वांटिटी ऐड किया हूँ और उतना ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया। जब-जब कंपनी का ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, जब-जब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बिज़नेस को दिखाएगा, तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली क्वांटिटी ऐड करता जाऊँगा। तो फिलहाल के लिए जो ज़ोमैटो का जो सिचुएशन है, अगर दिखा दूँ तो कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंटिन्यूअसली एक डिलीवरी उठाया जा रहा है। अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है और एक बात को आप याद रखना, जब कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आएगा, किसी भी कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आएगा, अगर उस टाइम में अगर कंटिन्यू डिलीवरी अगर कंटिन्यू पॉजिटिव देखने को मिले, तो सोचना क्वार्टर का रिजल्ट जो है, वो अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो किसी भी क्वार्टर के पहले क्वार्टर आने से पहले कुछ इस तरीके से पैरामीटर्स को जरूर चेक करना। यहाँ पे देखिए 100% कोई श्योरिटी नहीं है, तो हर परसेंट पॉसिबिलिटी है इस तरीके से सिचुएशन में क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा देखने को चांसेस है। अभी लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो 40 से 50% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। अभी जोमेटो के ऊपर एक ही बात कहूंगा, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, 92,000 करोड़ के आसपास है। और सबसे मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर तो नहीं है, बाकी होल्डिंग किसके पास है, पूरा के पूरा होल्डिंग्स एफआईएस ने उठा लिया। तो एफआईएस के पास देखिए होल्डिंग कंटिन्यूअसली वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली होल्डिंग को एक लेवल के आसपास मेंटेन करते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ डीएस ने भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। डीएस के पास 2% का होल्डिंग था, वो बढ़ते बढ़ते अभी हो चुके 13% के आसपास। तो सोचिए, जब कोई इंस्टीट्यूशन किसी भी कंपनी के ऊपर भरोसा जता रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। अगर पब्लिक के बारे में बात करो तो पब्लिक के पास कितना 30% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारे पैरामीटर्स आपको देखना है। जैसे कंपनी का, तो सिचुएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, अच्छा खासा रिजर्व बढ़ा और कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी यही चीज को मैं एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो जोमेटो के ऊपर एक अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट हुआ, जहाँ पे एक शोल्डर कम हेड उसके बाद शोल्डर बना। और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका, कुछ इस तरीके से सिचुएशन हुआ तो यहाँ पे मार्किंग कर लेना और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद आपको टारगेट रखना चाहिए। यहाँ पे जो लेवल्स बना उसी लेवल तक आपका टारगेट होना चाहिए। अभी सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे मैंने टारगेट तो रखा, तो दो तरीके से सपोर्ट यहाँ पे बनेगा। पहले यहाँ पे एक स्ट्रांगली सॉरी रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि इसी लेवल के बाद इसी रेंज को ब्रेक करने डाउन होने के बाद बिग क्रैश हुआ था, तो यहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है। तो जब इस लेवल तक जाएगा तो थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस भी रहेगा। और टॉप लेवल तक देखो तो लाइफ टाइम जो हाई है उसी के नीचे कंपनी ट्रेड करे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि जब किसी ट्रेड हायर लेवल के नीचे बने, टारगेट नीचे बने, तो हायर पॉसिबिलिटी है उस ट्रेड को आज नहीं तो कल वो टारगेट के हिसाब से अचीव करने का चांसेस है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी को भी जरूर कमेंट्स करना।
तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए अदानी विल्मर एडिबल ऑयल बेचने वाला नंबर वन कंपनी है। कंपनी सिर्फ एडिबल ऑयल नहीं, मस्टर्ड ऑयल, उसके साथ साथ जो फॉर्चून का जितने सारे ब्रांड है, फॉर्चून का जितने सारे ब्रांड है इसी कंपनी बनाते हैं। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो अदानी ग्रुप की कंपनी है और एक पुराना कंपनी भी है। 1999 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 24 ईयर्स से भी ज्यादा कंपनी हो चुके हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत पुराना है और अदानी ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है, थोड़ा सा कंटिन्यू कंपनी इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अदानी ग्रुप को ऊपर अभी भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट बहुत सारे एलिगेशन भी लगा है, जिसके लिए कोर्ट केस भी चल रहा है। जो कोर्ट केस के कारण लोग इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा संभल कर काम कर रहे हैं, उतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं कर रहा है जिस तरीके से उस टाइम में ऐड किया गया था। अभी फॉर्चून का जो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है इंडिया के नंबर वन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है। तो नंबर टू में है पतंजलि, तो उसको भी टक्कर देकर नंबर वन पहुंच चुके हैं। फिर भी फिलहाल के लिए कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो पतंजलि नंबर वन में है। अभी अदानी विल्मर जो नंबर वन में था वो नंबर टू में पहुंच चुके हैं। तो दोनों के आरओसी आरओई तो ठीक है। कंपनी का कर्जा भी देखा है तो कंपनी मेजर करके रखा है, मेंटेनेंस करके रखे हैं। तो रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, फाइनली कंपनी का रिजल्ट नहीं आया, कब आएगा मैं अभी दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए पिछली बार के सेल्स का डेटा के हिसाब से बात करूं, कंपनी में बुरी तरीके से हालत हुआ था। कंपनी पिछली बार लॉस किए थे, फर्स्ट टाइम कंपनी लॉस किया। अभी इस क्वार्टर में भी अगर लॉस हुआ तो सोचना अदानी विल्मर का तो हालत बिगड़ जाएगा और भी भारी भरकम गिरावट होगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। बोरिंग्स भी कंपनी का एक ही रेंज के ऊपर है और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है। अगर यही चीज को मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन करूँ तो आप देखेंगे तो अदानी विल्मर का जो चार्ट पैटर्न बना है, तो सॉरी यहाँ पे अदानी विल्मर का चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखा दूं तो आप देखेंगे कुछ कंटिन्यूसली एक बाइंग जर्नी हुआ था, तो यहाँ पे एक रेंज बना था। इस रेंज को मैंने मार्किंग किया, इस रेंज को कहा जाता है एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग। तो रेंज जब बनता है तो जब भी नीचे लेवल में टच करेगा तो वहां पे एंट्री बनेगा और हायर लेवल तक टारगेट हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए कंटिन्यूसली कंपनी करेक्शन हो रहा है, तो एक बात अच्छा लगा कि कंपनी करेक्शन होने के बाद भी जो स्ट्रांगली सपोर्ट बना था उस सपोर्ट के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मतलब सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है यहाँ से फिर से रिवर्सल कर सकते हैं। अगर मार्केट इसका साथ दे तो ही पॉसिबिलिटी होगा। अगर मार्केट कंटिन्यूसली और भी गिरते गए तो इसके ऊपर भी गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। और आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो लास्ट जो कंपनी है, और हाँ यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो रिजल्ट कब आएगा, 29 नवंबर, अभी भी बहुत दिन बाकी है। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो कंटेबल्स रिटेल इंडिया लिमिटेड। तो कंटेबल्स रिटेल इंडिया लिमिटेड जो है इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है स्प्लिट देने का। कंपनी हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं और कब देंगे, 2 तारीख को। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।